बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा, पीटीआई हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। अफगानिस्तान की सूरत हाल बदस्तूर खराब, अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद पाकिस्तान को मुआशी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और हर गुजरते दिन के साथ रात गुजरती है तो नई खबर आ जाती है कि अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खान साहब ये बात करते थे कि घबराना नहीं है, लेकिन अब अवाम के पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है क्योंकि महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत में पेट्रोल की कीमत 138 के करीब पहुंच चुकी है। 137 आशारिया कुछ पैसे हो गई है जो कि 138 रुपए है। और इससे पहले हम देखते हैं कि 2015, 2016, 17, 18 उसमें खान साहब हमेशा से टॉक शोज में कंटेनर पर जहां भी मौजूद होते थे यही तनकीद करते थे कि मनी लॉन्ड्रिंग जब तक नहीं रुकेगी तब तक जो है मुल्क में महंगाई कम नहीं हो सकती, एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल सकता। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आम आदमी को रिलीफ मिल ही नहीं रहा। जिन जिन पॉलिसीज पर तनकीद की जाती थी वही पॉलिसीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की हैं। डॉलर महंगा है, रुपए की कदर नीचे है, अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो अब आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि स्पेसिफिकली ना हम सियासी तौर पर मुस्तहकम हैं ना मुआशी तौर पर मुस्तहकम हैं, तो हम स्टैंड कहां कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जो थोड़ा सा टाइम रह गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, क्या वो आवाम को रिलीफ दे सकेगी। और हमारे हुकूमती वज़रा निहायत अफसोस के साथ ये बात करते नजर आते हैं कि पूरे खत्ते में सबसे कम कीमतें सिर्फ हमारे मुल्क में हैं। लेकिन क्या हमारी बाइंग पावर उतनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। तो सारी सूरत हाल पर जरा हम बात करेंगे और साथ ही साथ अपोजिशन की भी बात करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद नून लीग की तरफ से ये बात की गई है कि अवाम सड़कों पर निकले, हम लीड करेंगे, और एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। क्या अपोजिशन हुकूमत को राह रास्त पर ला सकेगी या अपने जाती मफादात और अपने अंदरूनी इख्तलाफात के अंदर ही घिरी रहेगी? सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में राना मुबशिर साहब ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलरेडी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन राना मुबशिर साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक पर। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, आम आदमी को रिलीफ मिल नहीं पा रहा है। आपको याद होगा 15, 16, 17, 18 में खान साहब उन्हीं चीज़ों पर तनकीद करते थे जो चीज़ें अब खुद वो कर रहे हैं। तो ये कहाँ जा रहा है हमारा मुल्क इस वक्त? देखिए, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है ये चीज़ें। इस वक्त एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अच्छे यहाँ पे खिलाड़ी चाहिए होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो टीम है, जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जो टीम है, वो इस कैपेबल नहीं है। मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ, वो कैपेबल नहीं है इस किस्म की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, एंड दे आर अनएबल टू हैंडल दीज सिचुएशंस। और मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ कि 2 इश्यूज़ ऐसे हैं जो इस हुकूमत के गले पड़ सकते हैं। पहला इशू ये है कि जनाब महंगाई, और दूसरा इशू जो है वो एक बड़ा सीरियस इशू है, उसको भी अभी तक लोगों ने यानी कि ऑपोजिशन ने टैप नहीं किया, शायद उनके फेवर में है, कि जो अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाया गया था, अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस तो आपने देख लिया लेकिन उसके एंड रिजल्ट्स हमने नहीं देखे। सो ये 2 सिचुएशंस ऐसी हैं जो अगर कल को इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ पे एक सिचुएशन बन सकती है हुकूमत के लिए। अर्ली इलेक्शंस हो, देर से इलेक्शंस हो, जैसे भी हो, लेकिन ये इस महंगाई को अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ये गले पड़ जाएगी। लेकिन राना साहब, खान साहब तो आगाज में ये बात किया करते थे कि अगर लीडर ठीक हो तो फिर टीम भी ठीक तरह से काम करती है। इस टीम के अलावा फिर खान साहब के पास ऑप्शन क्या था? पॉलिसीज नहीं सही रही या टीम बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो खान साहब को तो टीम को बेहतर तरीके से चलाना आना चाहिए, या चलाते वो उस तरह से? जी, आपकी बात दुरुस्त है कि ठीक है, खान साहब को टीम बेहतर तरीके से चलानी चाहिए थी। खान साहब को टीम जो थी अच्छी शायद नहीं मिल सकी। इसी तरह आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमने एक एग्जांपल देखा था जब मुशर्रफ साहब का दौर था, तो मुशर्रफ साहब भी यही कहा करते थे कि जनाब क्या मैं बंदे बाहर से इंपोर्ट करके लेके आऊँ। खैर उन्होंने इंपोर्ट करके भी देख लिए मुशर्रफ साहब ने बंदे बाहर से, लेकिन देन अगेन
उनकी पॉलिसीज़ जो थी एटलीस्ट शुरू के 3 साल जो मुशर्रफ साहब के थे उसमें रिज़ल्ट्स आते रहे, अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस भी हुई, हुकूमत भी ठीक चलती रही और मुल्क भी ठीक चलता रहा। 3 साल के बाद मुशर्रफ साहब के जो दौर था उसमें गड़बड़ शुरू हो गई, लेकिन देन अगेन शुरू के 3 साल अच्छे थे। यहाँ पे इमरान खान साहब ने आई वुड से कि कोशिश की है और लेकिन कोशिश के नताइज अगर आपके पास टीम अच्छी, जैसे आप बैठे हुए, मैं बैठता शो करता हूँ, आप बैठे हुए शो करते हैं, हम लोगों को पीछे से एक सपोर्ट चाहिए होती है। हम जितना मर्जी अच्छा क्वेश्चन कर लें, जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म कर लें, आप भी मैं भी, जब तक हमारे पास पीछे जो टीम है जो हमें सपोर्ट कर रही है, जिसने एग्जीक्यूट करनी है चीज़ें और जाके स्क्रीन पे नज़र आनी है, अगर हमारे पास अच्छी टीम नहीं होगी तो हमारे लिए एक सिचुएशन बन जाएगी। आई वुड से कि सेम इज द सिचुएशन विद इमरान खान साहब, वो भी इसी किस्म की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। लेकिन खान साहब ने टीम में तब्दीलियां भी तो बहुत की, तो वो तब्दीलियां भी फिर कोई सूदमंद साबित नहीं हुई। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, तब्दीलियाँ की उन्होंने, बहुत सी तब्दीलियाँ की, फिर भी सूदमंद साबित नहीं हुई, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन आप ये सोचें कि अगर कल को अगर सिचुएशन ख़राब हो जाती है, खुदा न खास्ता, उसको खुदा न खास्ता इसलिए कह रहा हूँ कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर डीरेल हो गया तो एक सिचुएशन बन सकती है। अल्लाह ना करे कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस डीरेल हो, अगर डीरेल होगा तो अगले 10 साल के लिए फिर हम यहाँ पे जमहूरियत शायद ना देख सकें। सो इसलिए डीरेल नहीं होना चाहिए प्रोसेस जमहूरियत का, जमहूरियत चलती रहनी चाहिए, जमहूरियत का प्रोसेस चलता रहना चाहिए। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे मुँह में खाक, तो फिर एक सिचुएशन बन सकती है, उस सिचुएशन से बचने की ज़रूरत है। तो अगर वो सिचुएशन बन गई तो प्रॉब्लम है। तो कहा जा सकता है ये राना साहब के अपने ही हुकूमत के जो बयानात थे ऑपोजिशन में होते हुए भी और हुकूमत में आने के बाद भी वही उनके गले की हड्डी बन रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का कहा जाता था जी, मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो जाएगा तो महंगाई भी कम हो जाएगी, रिलीफ में मिल जाएगा, चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी। तो फिर इसका मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा नहीं हुआ, अगर हो गया है तो फिर ये चीजें ऐसी क्यों चल रही हैं? अच्छा, 2-3 चीज़ें आप पूछना चाह रहे हैं, मैं एक चीज़ बता दूं आपको। देखें, जरदारी साहब, एग्जांपल देता हूँ आपको, जरदारी साहब थे ना, तो जरदारी साहब के साथ जो लोग थे, या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी तो उनके साथ जो लोग थे इर्द गिर्द, जो इनर सर्कल है, वो बड़ा लॉयल था उनके साथ। सेम इज़ द सिचुएशन विद मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं, गिने चुने सही, लेकिन वो बहुत लॉयल हैं और बड़े कमिटेड हैं उन लोगों के साथ। जैसे ही हुकूमत आती है, चाहे नवाज शरीफ साहब की हो, चाहे जनाब जरदारी साहब की हो, ये इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, गिने चुने लोग जो हैं, उनके साथ बहुत लॉयल हैं, बड़े कमिटेड हैं उनके साथ। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब के साथ जो लोग हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेजॉरिटी की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन माइनॉरिटी जो लोग हैं और जो इर्द गिर्द हैं, वो शायद एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर नहीं दे सक रहे, ना वो दे रहे हैं। सो अगर वो क्लियर पिक्चर देते रहते खान साहब को तो मेरे ख्याल में आज सिचुएशन यहाँ पे ना होती। सो वो क्लियर पिक्चर नहीं दे रहे, बट अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब के पास प्रोबेबली कोई और ऑप्शन भी नहीं रहेगी। वो इतनी ऑप्शंस ट्राई कर चुके हैं, इतने लोग ट्राई कर चुके हैं कि अब वो उनके पास एक लिमिटेड सी ऑप्शन है, उसी पे वो लेके चलना चाहते हैं आगे, क्योंकि आगे 6 महीने साल के बाद ये एक इलेक्शन मोड की तरफ चला जाएगा सारा सिलसिला। और आज जैसे कि कैंपेन शुरू कर रहे हैं ऑपोजिशन वाले महंगाई के खिलाफ, आई डोंट नो कितनी ये सक्सेसफुल होगी, लेकिन देन अगेन महंगाई तो है, बहुत है। और आप और मैं और जो चीज़ें आज से 2-3 साल पहले लेते थे या करते थे, वो अभी उसमें गुजारा नहीं हो सकता, अभी उन पैसों में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इसी तरह आवाम का भी मसला है, उनके भी इश्यूज़ हैं, उनके बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। देन अगेन जो उधर से हमें आवाज़ आती है, हुकूमत की तरफ से जो आवाज़ आती है, वो ये आती है जनाब कि हम लोग क्या करें, हम लोग किधर जाए, हम लोग इशू है हमारा, क्योंकि पीछे जो इतना गड़बड़ किया हुआ है 30-35 साल का, उसको हम समेट रहे हैं। बट देन अगेन आप समेटे ज़रूर, लेकिन समेटना चाहिए भी था हुकूमत को, जैसे उसने कोशिश भी की, लेकिन देन अगेन इसको 3 प्रॉन स्ट्रेटजी के तौर पे इस्तेमाल करना पड़ता है। 3 प्रॉन स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ती है। एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी रखनी पड़ती है, एक
मिड टर्म रखनी पड़ती है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रखनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे आप काम नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे काम करेंगे तो लोगों की यहाँ पे चीखें निकल जाएंगी, जो कि निकली हुई है इस वक्त। तो ये इश्यूज हैं यहाँ पे जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं और शायद हम करते भी रहे। और इसके अलावा एक और भी बड़ा सीरियस इशू है। द इशू इज के आपने जो इमरान खान साहब की, चले इमरान खान साहब की नीयत पे आप शक नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ये कह सकते हैं कि चलें जी वो डायरेक्टली करप्ट नहीं है, या जो भी आप रीज़न दे सकते हैं, बाकी सियासतदानों से मुख्तलिफ है, ये भी कह सकते हैं आप। बट देन अगेन ये नहीं कह सकते आप कि जनाब वो टीम जो है वो उनके साथ चल रही है, या जो जिस पेस के साथ इमरान खान शुरू से चलना चाह रहे थे उस पेस के साथ मेजॉरिटी उनकी जो टीम मेंबर्स हैं वो चल सकेंगे। लेकिन राणा साहब इसमें भी दोहराया नहीं है ना कि टीम में जितने लोग हैं वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मुख्तलिफ हुकूमतों में रहे हैं, तो वो बखूबी जानते हैं कि किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है या नहीं लेकर चलना। दूसरी तरफ आपने कैंपेन की जो बात की ऑपोजिशन की, इससे पहले भी ऑपोजिशन कैंपेन चला चुकी है, तहरीक चलाई है, एहतजाज किया है, लॉन्ग मार्च किया है। एक बार फिर से महंगाई पर एहसन इकबाल साहब भी ये बात करें जी अवाम निकले हम उनको लीड करेंगे, क्या कुछ फायदा हो सकेगा? ऑपोजिशन का भी तो वो किरदार नहीं रहा जो एक जमहूरी दौरे हुकूमत में होता है। देखिए बात सही है आपकी, ऑपोजिशन तो बिल्कुल ही वो नहीं कर सकी जो उसको करना चाहिए था। या ऑपोजिशन तो कई मरतबा इन पिछले 3 सालों में इतनी दफ़ा निकली बाहर, इतनी दफ़ा उसने यहाँ पे जनाब सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की हुकूमत की, लेकिन वो मुत्तहिद ही नहीं है। वो एक साथ चल ही नहीं सकते। अगर वो एक साथ चल सकते होते तो पहले दिन से असेंबलियों में ना बैठते, ठीक है। वो पहले दिन से असेंबलियों में बैठे कॉम्प्रोमाइज़ करके, उसके बाद उन्होंने जो भी प्लेटफॉर्म मुत्तहिद होकर बनाने की कोशिश की वो फेलियर, इट वाज अ फेलियर। सो लोग जो हैं वो भी उनसे भी तंग आ चुके हैं कि ये क्या मजाक बनाया हुआ अपोजिशन ने, कि जनाब कभी ये एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं वो उधर लड़ पड़ते हैं आपस में, कभी जनाब ये कोई और चीज़ करना चाहते हैं वहाँ पे कामयाबी नहीं इनको मिलती। सो इनके अपने भी इश्यूज़ हैं अपोजिशन के। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि अगर जमहूरियत का प्रोसेस डीरेल हो गया तो देन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन, कि अपोजिशन से जो तवक्कुआत थी लोगों को वो पूरी नहीं हुई। जो हुकूमत से तवक्कुआत थी, हुकूमत का स्टैंस ये है कि जनाब पीछे गंद इतना पड़ा रहा है कि उसको समेटने में 3 साल का अरसा नहीं, ज़्यादा अरसा चाहिए। सो वो उस नज़रिए से चल रही थी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तौर पे लेके चीज़ों को चल रही थी। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स जो थे वो मिसिंग थे उसमें। सो वो एक इशू बन रहा है। अगर ये सारी चीज़ें देखें आप, अपोजिशन पे भी ऐसा लोग साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमत के साथ भी उनको गिले शिकवे हैं, बड़े सीरियस गिले शिकवे हैं हुकूमत के साथ भी। तो अगर इसी तरह हुआ तो मैं इसी चीज़ की निशानदेही बार बार कर रहा हूँ कि खुदा न खास्ता इट कैन लीड टू समथिंग एल्स। और ये जमहूरियत जो है डीरेल नहीं होनी चाहिए। आखिर में जमहूरियत डीरेल हो गई तो सिचुएशन होगी। आखिर में राना साहब फाइनल क्वेश्चन के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के हकमात ने डेडलाइन दे दी गई है कि सिचुएशन किस तरफ जाती देख रहे हैं, अर्ली इंतखाबात की तरफ भी जा सकती है सिचुएशन। देखिए जी, अर्ली इलेक्शंस तो देखिए इमरान खान साहब की डिसीजन है। इमरान खान साहब उठ के कल कह सकते हैं जी मैं अर्ली इलेक्शंस की तरफ जा रहा हूँ। ये तो लोकल बॉडी इलेक्शन तो दूर की बात है। वो तो जनरल इलेक्शंस कह सकते हैं जनाब मैं जा रहा हूँ, वो तो कह सकते हैं जी चले। वो नहीं कहते जी 6 महीने बाद इलेक्शंस है, तो फिर 6 महीने बाद अगर इलेक्शंस की बात करते हैं इमरान खान साहब तो 6 महीने तो इधर यहाँ पे तो वो दूसरे मोड में चलेगी ना सारी कौम। यहाँ पे तो इलेक्शन मोड में चले जाएंगे सारे लोग। सो द पॉइंट इज कि वो कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको भी पता है, आप भी जर्नलिज्म करते हैं, आप भी सहाफ़ी हैं, मैं भी सहाफ़ी हूँ। यहाँ पे कोई चीज़ स्टैटिक नहीं हो सकती पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी फ्लूइड गेम, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। सो इट्स यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कुछ क्या होने जा रहा है एग्जैक्टली। लेकिन हाँ ये ज़रूर हो सकता है जो मुझे समझ आती है कि बल्दियाती इंतखाबात तो चले अपनी जगह, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात अगर होते हैं इस वक्त तो शायद अगर पार्टी बेसिस पे हो तो शायद वो पोजीशन ना हो हुकूमत की जो एक्सपेक्ट कर रही थी। हाँ अगर बल्दियाती इंतखाबात हुकूमत जब आए थे, PTI जब आई थी उसी पहले साल में करा लेते तो आज सिचुएशन डिफरेंट होती है। बहुत शुक्रिया राना मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सिचुएशन काफ़ी तशवीशनाक होती नज़र आ रही है और हुकूमत अभी भी चाहे तो कंट्रोल कर सकती है, लेकिन टीम बेहतर नहीं मिली खान साहब को और खान साहब बेहतर तरीके से फैसले नहीं कर पा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अफगानिस्तान में जो सूरत हाल बदल रही है उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत है, लेकिन दुनिया तालिबान की हुकूमत को मानने से इनकारी है, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी के बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं। जिस तरह से एक के बाद दीगरे वहां पर धमाकों की सूरत हाल पैदा हो रही है। गुज़िश्ता जुमे एक बार फिर से, और ये दूसरा जुमा है कि वहां पर धमाका हुआ और उसमें हलाकतों की इतलात भी मिली हैं। इससे पहले जो धमाका हुआ था, दाइश ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी, लेकिन दुनिया में आलमी जो दुनिया है वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकारी है। पहले भी जब भी बात हुई अफगानिस्तान के हवाले से तो हमने यही सवाल उठाया कि दुनिया क्यों नहीं कबूल कर रही तालिबान की हुकूमत को, लेकिन जिस तरह से वहां पर सिक्योरिटी सूरत हाल बिगड़ रही है, उसके बाद एक बार फिर से सवाल जन्म ले रहे हैं कि क्या तालिबान सिर्फ इंतजामी उमूर पर तवज्जो दे रहे हैं, सिक्योरिटी नजरअंदाज हो रही है। एक तो हम इस पर बात करेंगे, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जो सूरत हाल बदल रही है उससे खित्ते की सूरत हाल कितनी तब्दील हो सकती है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक चैलेंजेस मजीद बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर तुर्की की जानिब से भी अब यह बात की गई है कि हम इमदाद देने को तो तैयार हैं, लेकिन हम तालिबान की हुकूमत को तस्लीम अभी नहीं कर रहे। तो यह भी सवाल पैदा होता है कि तालिबान को ऐसा क्या करना होगा कि आलमी दुनिया में उनकी हुकूमत को तस्लीम किया जा सके, क्योंकि ना तो खवातीन को हुकूमत में जगह मिली है, ना ही वहां पर इंतजामी उमूर में तालिबान लगे हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे खदशात सामने आ रहे हैं। तो सारी सूरत हाल पर हम जरा बात करेंगे कि खत्ते में कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नजर पाकिस्तान को किन किन खदशात का सामना हो सकता है, खासतौर पर मुआशी तौर पर जो चीजें तब्दील हो रही हैं, क्या पाकिस्तान को इकोनॉमिक चैलेंज इसी वजह से मजीद फेस करना पड़ रहा है, और आलमी दुनिया जो इनकारी है क्या उसके पीछे सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस हैं, तालिबान के इंतजामी उमूर हो सकते हैं। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए जावेद राना साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, यही सवाल रेज हो रहा है क्योंकि ये दूसरा जुमा है जो ब्लास्ट हुआ। उससे पहले रस्म कुल पर एक धमाका हुआ था, फिर अगले जुमे ब्लास्ट हो गया, अब फिर जुमा गुजरा तो एक ब्लास्ट हो गया, और अब आलमी दुनिया भी ये बात कर रही है कि सिक्योरिटी रीजंस बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। तो क्या तालिबान इंतजामी उमूर में लगे हैं, सिक्योरिटी पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, या वजूहात कुछ और है? आई थिंक तालिबान से एक जो बड़ी गलती हुई है कि उन्होंने जेलों से, जब उन्होंने इक़्तिदार पे आए हैं तो जेलों से हर बंदे को रिहा कर दिया। अब उसके अंदर जो दैश के भी दहशतगर्द मौजूद थे, अब वो लोग जो हैं एक्टिव हो गए और वो ऑर्गेनाइज हो गए। और ये बात आप याद रखें कि जो दैश है वो उसकी तादाद कोई ज़्यादा नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है शायद उनकी तादाद 3000 है, मैं समझता हूँ कि ये भी मुबालगा रही है। ये नंगरहार प्रोविंस जो कि अफगानिस्तान के मशरक में है, उनकी ज़्यादातर कंसंट्रेशन उस जगह पर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दैश क्या कर रही है और दैश के मकासद क्या हैं। जो साबका सदर थे अफगानिस्तान के, हामिद करज़ई, उन्होंने कहा कि ये अमेरिका का बच्चा है, और मेरे पास बड़ी खबरें आई हैं कि इनको बाकायदा हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है अफगानिस्तान के अंदर जो है वो असला फराहम किया गया है। और अभी जो बड़ी सूरत हाल बनती जा रही है उसके अंदर आप देख लें कि रशिया का और ईरान का ये पहले दिन से मौक़िफ़ है कि दैश जो है ये अमेरिका का बच्चा है, और इसका मकसद ये है कि पहले मशरिक़ वस्ता में इसको इस्तेमाल किया गया, अब ये अफगानिस्तान में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये रशिया, ईरान और पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी की फ़ज़ा जो है वो कायम रख सके। ये एक जो है हमारे जो रीजनल कंट्रीज़ है उनके बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं। और इसके अंदर देखें हमारे टीटीपी के बहुत सारे लोग जो हैं वो दैश में जा चुके हैं, और कुछ अफगान तालिबान के कुछ लोग जो हैं माजी में वो भी दैश में गए हैं। लेकिन जो उन दैश को जो बात समझ नहीं आ रही वो ये है कि देखिए खिलाफत जो है उसको अगर आप उनके नुक्ता नजर से भी बात कर लें, फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट, वो बात ये है कहीं तो पहले स्टैब्लिश होगी, उसका कोई खित्ता उसको मिलेगा, एकदम से सारी दुनिया में कैसे खिलाफत स्टैब्लिश हो जाएगी? तो इट डजंट मेक सेंस। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो हैं, जो हमारे खित्ते के अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक मौजूद हैं जिसमें मैं ख़ास तौर पर हिंदुस्तान का हवाला दूंगा, अमेरिका मौजूद है, उनके हाथों पे ये बदकिस्मती से इस्तेमाल हो रहे हैं। और फिर इनके कुछ स्प्लिंटर ग्रुप ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट भी हैं, उन्होंने अमेरिका के ऊपर भी हमले किए हैं। तो बड़ी गंभीर सूरत हाल है। उस हवाले से राना साहब, इसका ये तासुर लिया जा सकता है कि पाकिस्तान को भी सिक्योरिटी खदशात का सामना हो सकता है, क्योंकि तालिबान ने यकीन दहानी करवाई थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अफगानिस्तान की अपनी सरजमीन ही महफूज नजर नहीं आ रही, तो फिर दीगर जो ममालिक हैं, खासतौर पर पाकिस्तान, तो उसके खिलाफ इस्तेमाल होने से कैसे रोकेंगे फिर, जब भारत और अमेरिका है? तो हमें इसका सियाक व सवाक देखते हैं। जो अफगानिस्तान का जो माशरे के अंदर जो क्राइम रेट था वो बहुत गिर गया है। ओवरऑल जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है अफगानिस्तान के अंदर वो बहुत बेहतर हुई है। लोग अब पहले रात को तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएं, सफ़र करें, अब कर सकते हैं। लेकिन दहशतगर्दी
जो है वो अपनी जगह पे कायम है, और बदकिस्मती से ये जितनी शिया कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, मसाजिद में डायरेक्टली जाके टारगेट किया जा रहा है। अगर इन पहले ये कर ये रहे थे कि पहले जो लोग इराक से, शाम से पाकिस्तान में वापस आ रहे थे, जो हमारे शिया कम्युनिटी के लोग हैं जो वहाँ पे इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व थे, पहले उनको टारगेट करते थे। अब ये बदकिस्मती से देखें कि मासूम बच्चों का, जो लोग नमाजें पढ़ रहे हैं मस्जिद के अंदर है, उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जवाद साहब ये भी तो देखें जावेद साहब कि ये वही जगह है जहां पर स्ट्रॉन्ग इंटैक्ट था तालिबान का कंदूज और कंधार, और इससे पहले बाकायदा तौर पर इन्फॉर्म किया जाता है कि दूर रहा जाए, हम इस तरह से ब्लास्ट करेंगे, वहां पर निशाना बनाएंगे। अच्छा, अब इस सिलसिले में एक बड़ी पिक्चर डेवलप हो रही है, और वो बड़ी पिक्चर ये है कि मॉस्को के अंदर जो अगले हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें तालिबान शरीक हो रहे हैं, जिसमें ईरान है, पाकिस्तान है, रशिया है, अमेरिका है, हिंदुस्तान भी है, जो कि मैं समझता हूँ कि उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो सारे एक जगह जमा हो रहे हैं, और इस वक्त खित्ते में जो ईरान पाकिस्तान का कंसर्न है, रशिया का भी वही कंसर्न है कि चूंकि दैश को अगर हमने कंट्रोल करना है, कंटेन करना है, तो तालिबान की इन ममालिक को मदद करनी पड़ेगी। उनको हर किस्म की असले के लिहाज से मदद करनी पड़ेगी, सफारती सतह पे उनकी मदद करनी पड़ेगी। अगर ये कहेंगे कि ठीक है, हम उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते और वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बढ़ जाता है और हुकूमत डिस्टेबलाइज हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग दैश जो है वो जड़ पकड़ेगा। और ख़ास तौर पर जो मिनॉरिटीज़ हैं अफगानिस्तान के अंदर, शिया कम्युनिटी के लोग हैं, हज़ारा कम्युनिटीज़ के हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं, और उनको आम लोगों को जो है मारा जा रहा है, तो उनकी जिंदगी ज्यादा अजीरन हो जाएगी। और जावेद साहब, इस पर भी बताया गया क्या प्रोग्रेस है, क्या पेशरफ्त है? पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि तालिबान बड़ा मुआवन किरदार अदा कर रहे हैं टीटीपी के चंद ग्रुप्स के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात करवाने के हवाले से, लेकिन अब ज़राए के मुताबिक खबरें ये भी आ रही हैं कि वो तमाम ग्रुप्स एक हो गए हैं, तो इस पर क्या पेशरफ्त है? देखिए, वो सारे ग्रुप एक नहीं हुए। तालिबान के जो टीटीपी है उसके स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, कुछ हिंदुस्तान के हाथों में खेल रहे हैं, कुछ ग्रुप जो हैं वो अफगान तालिबान के साथ जंग लड़ते रहे हैं, और कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो वापस आना चाहते हैं। मेन स्ट्रीम में उनको अंदाजा हो गया है कि उनसे गलतियां हुई हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉलिसी है वो बिल्कुल ठीक है कि जो रिकंसाइलेबल हैं एलिमेंट्स हैं, जो वापस पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, उनको माफ कर दिया जाए, और वो ऐसे एलिमेंट्स जो हिंदुस्तान के हाथों में खेल रहे हैं और वो वापस नहीं आना चाहते, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि तालिबान ने इन लोगों को जगह नहीं दी अफगानिस्तान के अंदर। ये लोग जबरदस्ती घुसे हुए हैं, और ये वहां पे फॉरेनर एलिमेंट्स हैं, ये इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो फॉरेनर्स हैं। तो इसलिए तालिबान अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं। मुआहदे की खिलाफ वर्जी उस वक्त होगी कि जब वो किसी भी दहशतगर्द तंजीम को जगह दें और उनको फैसिलिटेट करें कि वो दूसरे मुल्कों पर हमला करें। तो इसलिए हमें वी हैव टू बी वेरी फेयर। लेकिन तालिबान ने फिर आने के बाद टीटीपी के लोगों को रिहा भी तो किया है, जिस तरह से आगाज में आपने भी कहा। वो बात ये है कि असल में उन्होंने, चूंकि जेलों के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, उसके अंदर दहशतगर्द भी थे, उसके अंदर ज़्यादातर वो लोग थे जो मुख्तलिफ समाजी जराइम में मुलव्वस थे, और उन्होंने, उनका ख्याल ये था कि चूंकि ये लोग जो हैं ज़्यादातर समाजी जराइम में मुलव्वस हैं, और कुछ लोगों के साथ पिछली अशरफ गनी गवर्नमेंट ने उनको ज़्यादती से, ज़बरदस्ती, नजायज़ तरीके से जेलों में रखा हुआ था, तो बदकिस्मती से ये लोग भी जेलों में मौजूद थे, ये निकल गए। अब दहशतगर्दी में जो ये असूल ये है कि अगर ये 10 लोग भी दहशतगर्द और सुसाइड बॉम्बर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो 10 बड़े दहशतगर्द की गर्दी के हमले कर सकते हैं और मुल्क को वो डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। इसका हरगज मतलब ये नहीं है कि दैश की कोई बेसिस हैं या कोई उनको पब्लिक सपोर्ट अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। ये बिल्कुल डिफरेंट केस है। अफगान तालिबान जो है वो इंडिजिनस थे, वो मकामी हैं, इसलिए वो वापस आ गए हैं पब्लिक सपोर्ट से। दैश जो है एक फॉरेन एलिमेंट है, और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान, रशिया, ईरान जो सर जोड़ेंगे, उनके लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज ना होने दिया जाए, क्योंकि अगर ये डिस्टेबलाइज होगी, और जो कि अमेरिका चाहता है, तो फिर ये क्योस हो जाएगा अफगानिस्तान के अंदर। खित्ते में तमाम मालिक जो है वो सफर करेंगे। लेकिन जावेद साहब, एट द सेम टाइम सिक्योरिटी इश्यूज के साथ साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के आने के बाद बरामदात में बड़ा धचका लगा है, ट्रेड के हवाले से बड़ा धचका लगा है। दूसरी तरफ ये जो फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया काबुल के लिए, ये भी खबरें सामने आ रही हैं। तो सिर्फ सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं, और भी बहुत सारे मामलात हैं।
देखिए जो ट्रेड वाली बात है उसमें हमारा बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, लेकिन हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत खुश हैं उनके आने की वजह से, क्योंकि रिश्वतखोरी का जो निज़ाम और पुलिस वाले जो सिक्योरिटी गार्ड थे, बॉर्डर गार्ड्स थे, वो जितनी रिश्वतखोरी लेते थे पाकिस्तानी बिजनेसमैन से, वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई हैं। हमारे लिए मसला नहीं है। PIA का जो मसला है वो ये है, देखिए अफगानिस्तान काबुल बहुत करीब है इधर से। पहले जो किराया था इस्लामाबाद से काबुल जाने का गालबन $300 था। अब ये अगर ये जितनी एयरलाइंस हैं उस $300 को $2500 कर देंगी, और तो तालिबान अगर उसको कह रहे हैं कि भाई आप इन चार्जेस को रैशनलाइज करें, अगर कोई बंदा इधर उधर से आमदोरफ्त हो रही है तो PIA ने जो ये बात नहीं बता रहे कि उनके जो चार्जेस हैं वो इरेशनल हैं, और मेरा ख्याल है ये मोनोपोलाइज करने की कोशिश करें। लेट्स बी फेयर। लेकिन इसमें ये फैक्टर भी तो है कि जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज नैरेटिव दे रही हैं कि अब्रप्ट फैसले हो रहे हैं, कि बाकायदा तौर पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता, इस वजह से ये फैसले किए जा रहे हैं। ये एक बिल्कुल दूसरी डिबेट है। तालिबान को ऐसा नहीं करना चाहिए, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि PIA जो है वो चूंकि एक वाहिद एयरलाइन थी जो पाकिस्तान से काबुल जा रही थी, और उन्होंने उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया इकोनॉमिकली और ज्यादा से ज्यादा चार्जेस लेने की कोशिश की है। $300 में और $2500 में बहुत ज्यादा फर्क है, और मेरा ख्याल है इनको चाहिए कि ये अपने जो चार्जेस हैं रैशनलाइज करें। और तालिबान जाहिर है वो नई हुकूमत में आए हैं, उस तरह की उनकी ब्यूरोक्रेसी नहीं है जिस तरह की एक ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन मुल्कों की होती है। दे विल टेक टाइम टू सेटल डाउन। ओके, आखिर में बुरहान साहब बस फाइनल कमेंट कीजिएगा कि यार ये तमाम तर यही वजूहात हैं कि तमाम तर दुनिया जो है वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रही है। देखिए, तालिबान को तस्लीम ना करने की एक बुनियादी वजह यह नहीं है कि वहाँ पे कोई विमेन राइट्स का इशू है या गवर्नमेंट इंक्लूसिव नहीं है, ये बिल्कुल पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। अगर देखें आप सऊदी अरब की मिसाल देख लें, दहाइयों से अमेरिका उनका एक इत्तेहादी है, वहाँ पे खवातीन जो हैं गार्डियन के बगैर बाहर नहीं जा सकती थी, ड्राइविंग के उनको अभी रिसेंटली जो है राइट्स मिले हैं, उन पर पाबंदियाँ अभी रिसेंटली उठी हैं, तो कभी अमेरिका ने उन पर एतराज़ किया? इसका मतलब वजह और है। दूसरा मसला रहा कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट का, इंक्लूसिव गवर्नमेंट से बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि जो तालिबान की जिन लोगों के साथ, सियासतदानों के साथ दुश्मनी थी, उन लोगों को इक़्तिदार में दोबारा लाया जाए। ये देखिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, और ये कि जिन लोगों के साथ वो लड़ते रहे उनको इक़्तिदार में लाया जाए। सवाल ये है कि क्या हज़ारा के लोगों को, ताजिक लोगों को अफगान गवर्नमेंट में, इंटरम गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन है? तो जवाब ये है कि वो बिल्कुल है, लेकिन वो उनसे नजरियाती तौर पर अलायंस उनका है। अब मसला ये आ रहा है कि जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है उनका अलायंस जो है वो नॉर्दर्न अलायंस से हमेशा रहा है, और नॉर्दर्न अलायंस जो है वो अपोजिशन में है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये बड़ा रियलिस्टिक है कि तालिबान या कोई भी हुकूमत हो दुनिया भर में अपोजिशन को इक़्तिदार में नहीं दिया जाता। जहां मसला रह गया कि वो खवातीन को रिप्रेजेंटेशन हुकूमत में नहीं दे रहे, ज़ाहिर है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, वो एक डिबेटेबल चीज़ है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जावेद राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, अफगानिस्तान की तमाम तर सूरत हाल पर बात कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।